Hello aspirants, this is Ankit. Welcome to Asokanan Edu Hub. This is the part 5 and before this I already uploaded part 4 in which I discuss about the Bihar special, national news plus political news and this is the last part of the political news and after this we go in international news. Okay. Let's begin the news. तो संक्षिप्त समाचार है। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का जो संथाली भाषा है, तो भारतीय संविधान को अब संथाली भाषा में भी संस्करण जारी किया गया है और इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में हमारी भारतीय संविधान आपको अनुवाद पूर्ण हो गया है। ठीक है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने, ई गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और राज्य को प्रौद्योगिकी आधारित निवेश क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग नीति 2026 को स्वीकृति प्रदान की है। यह शासन, उद्योग और सार्वजनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से तैयार एक व्यापक राज्य स्तरीय ढांचा है। 26 दिसंबर 2025 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 100 वर्ष पूरे हुए, जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में कानपुर सम्मेलन में हुई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 6 जनवरी 2026 को केरल के वायनाड स्थित कलपेट्टा न्यायिक जिले में भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय प्रणाली का उद्घाटन किया। तो भारत का जो पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट अगर घोषित कर दिया गया है तो केरल राज्य के वायनाड में स्थित आपको कलपेट्टा न्यायिक जिले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने 4 जनवरी 2026 को लोक भवन स्थित आशीर्वाद हॉल में आयोजित एक समारोह में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। आइए थोड़ा सा न्यायिक फेरबदल है उनको देख लेते हैं। तो न्यायिक फेरबदल में आपका वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहती डेरे को संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत 1 जनवरी 2026 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो आपके पहले न्यायाधीश मतलब कि पूर्व न्यायाधीश ने रेवती प्रशांत मोहिते डेरे को आपको ये बना दिया गया है। आपको आपके काम का चीज़ जो है वो ये है कि आप कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो हाई जस्टिस हैं उनको बना दिया गया है मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य जस्टिस। ये आपके काम का चीज़ है और जो बने हैं उनका नाम है रेवती प्रशांत मोहिते डेरे। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश जो मेघालय के मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम है आपको न्यायमूर्ति सोमेन सेन। इनको आपको केरल उच्च न्यायालय में किया गया है, जहाँ पे न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जमदार का स्थान लेंगे, जो 9 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, मतलब अब हो गए हैं। यह स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद संविधान के अनुच्छेद 222 के अंतर्गत किया गया है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले लिया गया और फिर संविधान के अनुच्छेद 222 का यूज करके ये आपको इसके अंतर्गत किया गया स्थानांतरण। ये आपके काम का चीज़ है। चलिए आइए अगले न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशंस को हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच ने वेट अ सेकंड। चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इसमें आपका है विश्व आर्थिक मंच की पहली बैठक। पहला जो न्यूज आपके लिए है वह है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। सबको पता है विश्व आर्थिक मंच के में स्विट्जरलैंड के दावोस में 19 से 23 जनवरी 2026 के दौरान अपनी 56वीं वार्षिक बैठक आयोजित की, जिसमें वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक नेतृत्वकर्ता शामिल हुए। विश्व आर्थिक मंच के बारे में तो इसकी स्थापना 1971 में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया। इस मंच की स्थापना जर्मन अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसे यूरोपीय प्रबंधन मंच अर्थात यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम के रूप में जाना जाता था। इसकी मुख्यालय की अगर बात कर लें तो इसकी मुख्यालय आपको कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है।
लेकिन इनकी अतिरिक्त कार्यालय की बात कर ले तो इनकी अतिरिक्त कार्यालय आपका न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बीजिंग और टोक्यो में आयोजित है, मतलब टोक्यो में है। अधिदेश का विकास। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के पतन और वर्ष 1973 में के अरब इजरायल युद्ध ने मंच के फोकस को प्रबंधन संबंधी मुद्दों से आगे बढ़ाकर वैश्विक आर्थिक और सामाजिक शासन तक विस्तारित कर दिया। ठीक है। वर्ष 1975 में मंच ने अग्रणी वैश्विक निगमों के लिए सदस्यता प्रणाली शुरू की। वर्ष 1987 इसे औपचारिक रूप से विश्व आर्थिक मंच नाम दिया गया। वर्ष 2015 इसे आधिकारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई। वित्त पोषण संरचना। WEF का वित्त पोषण मुख्य रूप से साझेदार बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया जाता है, जिसकी वार्षिक आय लगभग सामान्यतः 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है। चलते हैं प्रशासनिक संरचना को थोड़ा समझते हैं। आइए थोड़ा प्रशासनिक संरचना को देखते हैं। तो प्रशासनिक संरचना में ट्रस्टी बोर्ड का मार्गदर्शन एक ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यापार, राजनीति, अकेडमिक जगत और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत या व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व किए बिना इसके विभिन्न और मूल्यों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंधन बोर्ड। अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रबंधन बोर्ड मंच की कार्यकारी इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके मिशन के साथ संरेखन सुनिश्चित करता है और संगठन का बाह्य प्रतिनिधित्व करता है। प्रबंधक निदेशक विशिष्ट विषयगत और रीजनल एरिया का प्रबंधन करते हैं और मंच के केंद्रों तथा पहलों में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हैं। प्रबंध निदेशक विशिष्ट विषयगत और रीजनल एरिया का प्रबंधन करते हैं और मंच के केंद्रों तथा पहलों में अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हैं। कार्यकारी समिति की बात कर लें तो WEF की गतिविधियों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 30 से अधिक राष्ट्रों के नेता शामिल हैं, जो इसके वैश्विक चरित्र को दर्शाते हैं। प्रमुख रिपोर्ट इसकी अगर बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट है और ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर। ये सब आपको WEF के इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। G20 की उत्पत्ति। वर्ष 1958 में WEF ने वैश्विक आर्थिक शासन में प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्था को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे G20 के उद्भव में योगदान हुआ, जो प्रारंभ में वित्त मंत्रियों का एक मंच था और बाद में नेताओं के शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ। अगर 2026 की थीम की बात कर लें तो अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। 2026 है आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। चलिए आगे देखते हैं किम्बरले प्रोसेस के बारे में, किम्बरले प्रक्रिया को समझते हैं अच्छे से। भारत ने 1 जनवरी 2026 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण की। इससे पूर्व वह 25 दिसंबर 2025 को उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था, मतलब कि अध्यक्षता ग्रहण कर ली 1 जनवरी 2026 के दिन है। ठीक है, 1 जनवरी 2026 है और इससे पहले वह 25 दिसंबर 2025 से उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। किम्बरले प्रक्रिया के बारे में। यह प्रक्रिया सरकारों, हीरा उद्योग और नागरिक समाज को सम्मिलित करने वाला एक त्रिपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है, जिसका उद्देश्य कच्चे हीरों के वैश्विक व्यापार का विनियमन करना है। उद्देश्य वैध हीरा आपूर्ति श्रृंखला में कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के प्रवेश को रोकना, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप है। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड का मतलब है कि वे कच्चे हीरे होते हैं जिसका उपयोग विद्रोही समूह सशस्त्र संघर्षों के वित्तपोषण हेतु करते हैं। ये कहने का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट हीरा का मतलब। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को और अच्छे से। ठीक है, तो प्रमाणीकरण तंत्र क्या है? किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना के अंतर्गत भागीदार केवल अन्य सदस्य देशों के साथ ही कच्चे हीरों का व्यापार कर सकते हैं, जिसके साथ एक प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि हीरे संघर्ष संबंधी घटनाओं से मुक्त रहें।
उत्पत्ति: किम्बर्ले प्रक्रिया का उद्भव 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अंगोला, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में हीरो से संबंधित संघर्ष की घटनाओं के बाद हुआ। इसका नाम दक्षिण अफ्रीका का जो एक नगर है किम्बर्ले, उसके नाम पर रखा गया है, जहां मई 2000 में सहमति बनी और प्रमाणन योजना 1 जनवरी 2003 से प्रभावी हो गई। भारत की भागीदारी को अगर समझते हैं इसमें, तो भारत किम्बर्ले प्रक्रिया का एक संस्थापक सदस्य और प्रमुख सहभागी है तथा वर्ष 2003 में इसे इसमें सक्रिय रूप से संलग्न है। भारत ने इससे पूर्व वर्ष 2008 में इसकी अध्यक्षता की थी और वर्ष 2026 में पुनः नेतृत्व करेगा, जो पारदर्शी और उत्तरदायी हीरा व्यापार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर वैश्विक विकास को दर्शाता है। चलते हैं आगे की न्यूज पर। जस्टिस मिशन 2025 थोड़ा समझते हैं इसको। क्या है जस्टिस मिशन 2025? आइए देखते हैं। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 के तहत बड़े पैमाने के लाइव फायर सैन्य अभ्यास आयोजित कर जिनमें मिसाइल प्रक्षेपण, लड़ाकू विमान और नौसैनिक तैनाती शामिल रही, ताकि नाकेबंदी की स्थिति का अनुकरण किया जा सके। जस्टिस मिशन 2025 के बारे में। जस्टिस मिशन 2025 पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा संचालित उच्च तीव्रता वाला 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास वायु, समुद्र, मिसाइल और थल सेना के संयुक्त अभियानों का प्रदर्शन करता है। अवस्थिति और दायरा: ये अभ्यास ताइवान के आसपास, जिसमें इसके उत्तर और दक्षिण के जलक्षेत्र भी शामिल हैं, के में किए गए ताइवान के सबसे निकटतम चीनी क्षेत्र पिंगटन द्वीप से मिसाइल प्रक्षेपण किए गए। वाइमर ट्रायंगल, आइए समझते हैं। नया न्यूज है और भारत इसमें पहली बार भागीदारी किया है, तो भारत के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज बन जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी महा महत्वपूर्ण खबर है। आइए देखते हैं। भारत ने वाइमर ट्रायंगल प्रारूप में पहली बार भागीदारी की है। वाइमर ट्रायंगल क्या है, आइए देखते हैं। यह जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड है, मतलब ये 3 देश जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड, इनके बीच त्रिपक्षीय राजनीतिक और कूटनीतिक क्षेत्रीय संगठन और समन्वय मंच है। स्थापना हुआ था वाइमर ट्रायंगल का 28 अगस्त 1991 को। जर्मनी का एक शहर है वाइमर, वहाँ। प्रमुख उद्देश्य: साम्यवाद के पतन के बाद पोलैंड के नाटो तथा यूरोपीय संघ में एकीकरण को समर्थन प्रदान करना है। अगला है यूरोपीय संघ का एंटी कोलिशन इंस्ट्रूमेंट। आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा। यूरोपियन यूनियन एंटी कोलिशन इंस्ट्रूमेंट, यूरोपीय संघ का एंटी कोलिशन इंस्ट्रूमेंट अथवा ट्रेड बाजुका के बारे में। कानूनी आधार: एंटी कोलिशन इंस्ट्रूमेंट एक यूरोपीय संघीय विनियमन है, जिसे वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ अथवा उसके सदस्य देशों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली एंटी कोलिशन का प्रतिकार करने हेतु अधिसूचित किया गया। एंटी कोलिशन की अवधारणा व्यापार, निवेश तथा अथवा वित्तीय उपायों के प्रयोग या उनकी धमकी के माध्यम से यूरोपीय संघ या उसके किसी सदस्य देश को नीतिगत परिवर्तन हेतु बाध्य करना एंटी कोलिशन की श्रेणी में आता है। प्राथमिक उद्देश्य: इस उपकरण का मूल्य उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता का सृजन करना है। यूरोपीय संघ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से पूर्व संवाद, कूटनीतिक सहभागिता एवं तनाव न्यूनीकरण को प्राथमिकता देता है। अगला खबर है बुल्गारिया यूरोजोन के 21वां सदस्य बन गया है। क्या है यूरोजोन? क्या है यूरोजोन? देखते हैं, समझते हैं और इस पर क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको नोट करेंगे। आइए, तो 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने का दर्जा प्राप्त किया है। सुगम परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जनवरी माह के दौरान बुल्गारिया लेव यूरो के साथ समानांतर रूप से प्रचलन में रहेगा और फरवरी 1 2026 जो अब बीत चुका है से यूरो एकमात्र वैध मुद्रा बन जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2026 को अपनाया, सदस्य बन गया, और कहने का मतलब क्या है कि आपको जनवरी माह तक वहाँ यूरो के साथ ले भी चलेगा, लेकिन आपको 1 फरवरी 2026 से क्या होगा कि यूरो एकमात्र वैध मुद्रा आपको बुल्गारिया का बन जाएगा। ये कहने का मतलब है। यूरोपीय संघ में वर्ष 2007 में शामिल होने के बाद से यूरोजोन में शामिल होना बुल्गारिया का दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है। बुल्गारिया कंट्री का दीर्घकालिक लक्ष्य रहा है।
यूरोजोन की स्थापना की बात कर लें तो 1 जनवरी 1999 को यूरो की शुरुआत के साथ हुई थी, जिसमें प्रारंभ में 11 देश शामिल हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ के 6 ऐसे सदस्य देश हैं जो यूरो को अपनी क्या बोला जाए, यूरो को अपनी करेंसी नहीं अपनाए हैं। इसमें स्वीडन है, पोलैंड है, चेक गणराज्य है, हंगरी है, रोमानिया है और डेनमार्क है। ये अभी तक यूरो को नहीं अपनाया है। यूरोजोन, जिसे आधिकारिक रूप से यूरो क्षेत्र कहा जाता है, एक भौगोलिक और आर्थिक क्षेत्र है जिसमें वे सभी यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं जिन्होंने यूरो को अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में पूर्णतः अपना लिया है। आइए बुल्गारिया के बारे में फैक्ट को हम जानते हैं। यह दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं उत्तर में रोमानिया, पश्चिम में सर्बिया और उत्तरी मैसेडोनिया, दक्षिण में ग्रीक और टर्की से लगती है तथा पूर्व में काला सागर इसकी समुद्री सीमा बनाती है। यह नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य है, जहां यूरोपीय संघ इसका प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और सोफिया इसकी राजनीतिक एवं आर्थिक राजधानी है। बुल्गारिया की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी की बात करें तो सोफिया है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ISC 2026 का नवा संस्करण 23 से 26 फरवरी 2026 तक कोच्चि केरल में आयोजित किया गया जाएगा, मतलब अब आयोजित हो गया है। सम्मेलन के बारे में, यह 4 दिवसीय सम्मेलन ऑल इंडिया स्पाइसेज एक्सपोर्ट्स फोरम द्वारा आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सम्मेलन का विषय थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी, ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का थीम है। सम्मेलन का उद्घाटन अमिताभ कांत, पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के CEO द्वारा किया गया। वे कृषि उद्योग का रूपांतरण, नवाचार सम्मेलन और वैश्विक नेतृत्व विषय पर मुख्य भाषण भी देंगे, मतलब दे दिए। गेस्ट ऑफ ऑनर की बात कर ले तो मार्टिन शॉन्टैग, ओटेरा कंपनी के CEO, और वे खाद्य और पोषण के अगले दशक को आकार देना, सहयोग, विश्वास और उत्तरदायित्व, शेपिंग द नेक्स्ट डेकेड ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन विश्व भर से नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के भागीदारों, शोधकर्ताओं और नवाचारों को एक मंच पर एकत्रित करेगा, जहां वैश्विक मसाला उद्योग के भविष्य पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। अगला न्यूज है भारतीय मसाला बोर्ड को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ब्रिक्स पे चलेंगे। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह भारतीय मसालों के विकास और वैश्विक प्रचार के लिए प्रमुख संगठन है। यह भारतीय निर्यातकों और विदेशों के आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सेतु के रूप में कार्य करता है। नोडल मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है और अध्यक्ष अधिवक्ता संगीता विश्वनाथन जी हैं, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगला है आपका ब्रिक्स है, महा महत्वपूर्ण प्रश्न, पीटी के लिए भी और आपको मेंस के लिए भी। तो ब्रिक्स 2026 को समझते हैं। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से ब्रिक्स 2026 अध्यक्षता का लोगो, थीम और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। संबंधित तथ्य, भारत ने 1 जनवरी 2026 को ब्राजील से औपचारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की, जो इस भूमिका में उसका चौथा कार्यकाल है। इससे पूर्व भारत वर्ष 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। पहले कब किया? 2012 में। उसके बाद बात कर लेते हैं 2016 में, फिर 2021 में और फिर आपको 2026 में भारत फिर आपको ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज है। पिछली 5 अध्यक्षताएं और उनकी थीम को समझते हैं। तो ये तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पुराना वाला ब्राज़ील की 2025 ब्राज़ील की अध्यक्षता है। और थीम की बात कर लेते हैं तो अधिक समावेशी और सतत विकास, सतत शासन के लिए वैश्विक सहयोग को सुदृढ़ बनाना। एक और 2024 की बात कर लेते हैं तो रूस की अध्यक्षता है और न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। ये दोनों थीम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि 2023 में अफ्रीका में अध्यक्षता हुई थी, 2022 में चीन में अध्यक्षता हुई थी और 2021 में भारत की अध्यक्षता थी। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत 2026 में
में भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसके पहले कब किया था? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 2021 में भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी और इस समय थीम था ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए अंत ब्रिक्स सहयोग। आइए ब्रिक्स को पूरी तरीके से समझते हैं। ब्रिक्स 2026 के लिए भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं: लचीलापन, भारत कृषि, स्वास्थ्य और आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है। नवाचार, भारत विकास संबंधी चुनौतियों के समाधान में स्टार्टअप्स, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। सहयोग और सततता, भारत जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास पर बल देगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि ये प्रयास न्यायसंगत हो और राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहें। ब्रिक्स भारत 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट है। तो ब्रिक्स 2026 का लोगो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कमल के पुष्प से प्रेरित है, जिसके केंद्रीय भाग में नमस्ते मुद्रा को दर्शाया गया। देखिए, आपको आई होप ये वाला फोटो नज़र आता होगा यहाँ पे। तो बीच में ये कमल के फूल से प्रेरित है, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है, और इसके बीच वाले भाग को देखिए तो ये नमस्ते की मुद्रा को यहाँ पर दिखाया गया है, जो सम्मान और एकता का प्रतीक है। लोगो ब्रिक्स सदस्य देशों की एकता को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें पंखुड़ियाँ, 5 संस्थापक सदस्य, जो पंखुड़ी हैं इनकी 5 संस्थापक सदस्य, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5। तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका का प्रतीक है। थीम की बात कर लें अगर, तो भारत की अध्यक्षता की थीम ब्रिक्स देशों में सक्षमताओं के सुदृढ़ीकरण, नवाचार को प्रोत्साहन और सतत विकास सुनिश्चित करने पर बल देती है। भारत की अध्यक्षता की आधिकारिक थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। डिजिटल मंच, नई प्रारंभ की गई ब्रिक्स भारत 2026 वेबसाइट एक साझा डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगी, जो पारदर्शिता प्रदान करेगी तथा भारत की अध्यक्षता के दौरान बैठकों, पहलों और परिणामों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराकर हितधारकों को संलग्न करेगी। ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जीन ओ'नील द्वारा ब्राज़ील बी, रूस, रशिया आई, इंडिया और चाइना ची, ये ब्रिक की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधित्व हेतु किया गया था। ठीक है। वर्ष 2006 में ब्रिक्स की पहली बैठक विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के उत्तर न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। 2009 में राष्ट्राध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने में, अब आपको 2010 में क्या हुआ कि दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया और ये आपको ब्रिक बन गया, ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका का एस जुड़ गया तो ब्रिक्स बन गया। तो कब आया? सबसे पहले 2001 में ये ब्रिक और फिर 2010 में एस आ गया, ब्रिक्स। ठीक है। और ब्रिक आपका ब्रिक्स बन गया। फिर 2023 की बात कर ले, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ब्रिक्स का दूसरा विस्तार हुआ, जिसमें 6 नए सदस्य को सम्मिलित किया गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये तो सबको बता देगा कि हाँ जी ब्रिक्स में ये हैं, लेकिन ये 6 नए सदस्य जो 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में हुए, उनको जानना विशेष जरूरी है। उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का? इसमें आपको सऊदी अरब हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो मिडिल ईस्ट के कंट्री 6 शामिल हैं। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शासन में सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी पश्चिम प्रधान संस्थाओं के विकल्प प्रस्तुत करना है। ब्रिक्स ब्रिक्स एक अनौपचारिक समन्वय तंत्र बना हुआ है, जिसकी अध्यक्षता उसके सदस्यों के बीच वार्षिक रूप से चक्रीय आधार पर होती है। सहयोग के संदर्भ शर्तों के अनुसार ब्रिक्स साझेदारी 3 सहयोग स्तंभों पर आधारित है: राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, जन से जन या नागरिक समाज सहयोग। सदस्य, प्रारंभिक सदस्य इसलिए आपके ब्राज़ील, रशिया, चाइना, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और नए सदस्य में देख लीजिए, आ गया आपका संयुक्त अरब अमीरात, मैंने बोला था सऊदी अरब, यहाँ से 2 हो गए। फिर इंडोनेशिया और ईरान और इथोपिया, ये 3 हो गए। और एक आपको मिस्र है, 4, और 2 यहाँ पे सऊदी अरब
याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आप सऊदी अरब ले लीजिए और यूएई ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ये दो देश हो गए हैं आपको। ठीक है, अब आ जाइए आपको आई से, तो आपको ईरान हो गया, फिर आपको इंडोनेशिया हो गया, दो हो गया, एक आपको ई से ले लीजिए, इथोपिया हो गया, और एक आपको एम से ले लीजिए, मिस्र हो गया। इस प्रकार आपके 6 देश जो हैं नए आपको 2023 में शामिल हुए हैं आपको जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ब्रिक्स साझेदार देश वर्ष 2024 में कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स ने ब्रिक्स साझेदार देश नामक एक नई श्रेणी की शुरुआत की। बेलारूस, बोल्विया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान ये आपको साझेदार देश के रूप में हैं। ब्रिक्स की सदस्यता और साझेदारी में रुचि वर्ष 2024 के दौरान 30 से अधिक देशों ने सदस्य या साझेदार के रूप में ब्रिक्स से जुड़ने में रुचि व्यक्त की है। अन्य सहभागिता का माध्यम उसको ही देखते हैं। अन्य सहभागिता माध्यम ब्रिक्स आउटरीच वर्ष 2013 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान अध्यक्षता रखने वाले देश के भौगोलिक क्षेत्रों के देशों के साथ ब्रिक्स सदस्यों की बैठकें आयोजित होती हैं। ब्रिक्स प्लस वर्ष 2017 में चीन द्वारा प्रारंभ, जिसके अंतर्गत ब्रिक्स सदस्यों और आमंत्रित गैर क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधित्व के मध्य बैठकें आयोजित होती हैं। चलिए आगे समझते हैं 16वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी सभा, 16th इंटरनेशनल वेट अ सेकेंड 16th इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA असेंबली हाल ही में अबू धाबी में आयोजित 16वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की सभा में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया। IRENA सभा से पहले IRENA और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा संयुक्त रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और रोजगार वार्षिक समीक्षा 2025 जारी की गई। IRENA सम्मेलन के प्रमुख परिणाम, कार्यसूची और रणनीतिक दिशा। IRENA की मध्यम अवधि रणनीति 2023 से 27 का मूल्यांकन और कार्यक्रम एवं बजट को अपनाना। परिवर्तन की अपरिवर्तनीयता, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की अपरिवर्तनीयता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा में प्रारंभिक पहल के लाभ पर जोर। संरक्षक की भूमिका, IRENA ने COP28 में अपनाए गए UAE सर्वसम्मति लक्ष्यों की निगरानी के लिए आधिकारिक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका की पुष्टि की, जिसमें वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तिगुना करना और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा और रोजगार के प्रमुख पहलू, वार्षिक समीक्षा 2025 है। वैश्विक रोजगार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2024 में 16.6 मिलियन लोगों को रोजगार मिला, जिसमें सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र रहा, जिसका नेतृत्व चीन ने किया। ठीक है, मतलब कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो चीन ने किया, ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रदर्शन क्या है, आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भारत का प्रदर्शन 1.3 मिलियन रोजगार, वैश्विक नवीकरण ऊर्जा रोजगार का लगभग 7.7% और सौर फोटोवोल्टिक और जल विद्युत रोजगार में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान रहा। पवन और तरल जैव ईंधन में चौथा स्थान रहा। सौर फोटोवोल्टिक और जल विद्युत रोजगार में ये ग्लोबल लेवल पर सेकंड पोजीशन पे, और पवन और तरल जैव ईंधन में चौथा स्थान भारत का रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक पीवी मॉड्यूल विनिर्माण में 4.8% है, जिसमें गुजरात 42% अग्रणी, मतलब गुजरात अग्रणी रहा है, और उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व में विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित है और सतत ऊर्जा परिवर्तन में देशों का समर्थन करता है। स्थापना वर्ष 2009 में स्थापित है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 2009 में हुई है। मुख्यालय इसका मसदर सिटी अबू धाबी यूएई में है। उद्देश्य है सतत विकास, ऊर्जा उपलब्धता और जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। सदस्य देशों को नीतिगत सलाह, ऊर्जा क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
सदस्यता इसका 170 से अधिक देश और यूरोपीय संघ हैं। सदस्यता 170 प्लस कंट्री है और यूरोपीय संघ है। भारत एक संस्थापक सदस्य है। भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, जो IRENA के एजेंडा और क्षमता निर्माण प्रयासों को सक्रिय रूप से आकार देता है। मुख्य रिपोर्ट विश्व विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक या वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव IPOI, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो स्पेन औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हो गया है और उसने भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया है। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव के बारे में। इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव का शुभारंभ भारत द्वारा नवंबर 2019 में आसियान के नेतृत्व वाली पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन बैंकॉक में किया गया था। उद्देश्य मुक्त, खुला और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना है, समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है, नियम आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना है और समुद्र क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। स्वरूप और ढांचा की बात कर ले तो इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव्स एक गैर संधि आधारित स्वैच्छिक और अनुकूलित ढांचा है। यह कोई नया संस्थान स्थापित नहीं करता और मुख्यतः EAS तंत्र पर निर्भर करता है, जिसमें आसियान सदस्य तथा 8 संवाद साझेदार शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। औपचारिक गठबंधनों के स्थान पर साझा समझ और व्यापारिक सहयोग के माध्यम से सामंजस्य पर बल देता है। दार्शनिक आधार IPOI भारत की व्यापक समुद्री परिकल्पना सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को क्रियान्वित करता है तथा इंडो पैसिफिक पर भारत के बढ़े हुए रणनीतिक फोकस का संकेत देता है। IPOI के स्तंभ आधारित दृष्टिकोण। IPOI 7 विषयगत स्तंभों के निकट संरचित है, जिनमें प्रत्येक संबंध का नेतृत्व एक या अधिक देश स्वैच्छिक रूप से करते हैं, जबकि अन्य देश भागीदार के रूप में जुड़ते हैं। विस्तारित सहभागिता। ग्रीस हाल ही में IPOI में इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल हुआ है और उससे भी किसी एक स्तंभ का सह नेतृत्व की अपेक्षा है, जबकि दक्षिण कोरिया सहभागिता पर विचार कर रहा है, जो इस पहल की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक एक रणनीतिक और भू राजनीतिक अवधारणा है जिसके अनेक अर्थ हैं और कोई स्थिर भौगोलिक इकाई नहीं है। इंडो पैसिफिक को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को समाहित करने वाले परस्पर संबंध क्षेत्र के रूप में समझा जाता है, जिसे मुख्यतः मलक्का जलडमरू मध्य जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग जोड़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं भारत की परिभाषा। भारत इंडो पैसिफिक को अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट विस्तारित मानता है। सही बात है, अफ्रीका का पूर्वी तट से लेकर अमेरिका का पश्चिमी तट, ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इंडो पैसिफिक को भारत के पश्चिमी तट से अमेरिका तक विस्तारित मानता है, जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड की भौगोलिक सीमा के अनुरूप है। 4B मूवमेंट क्या है, आखिर ये क्यों चर्चा में रहा है, आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। दक्षिण कोरिया से उत्पन्न 4B मूवमेंट ने जड़ जमाए पितृसत्ता और लैंगिक आधारित हिंसा के विरुद्ध एक उग्र नारीवादी प्रतिक्रिया के रूप में पुनः सार्वजनिक विमर्श उत्पन्न किया है। यह मूवमेंट है क्या? 4B मूवमेंट दक्षिण कोरिया से उत्पन्न एक नारीवादी राजनीतिक आंदोलन है, जिसमें महिलाएं उन पारिवारिक विषम लैंगिक संस्थाओं में सामूहिक रूप से भागीदारी से इनकार करती हैं जिन्हें पितृसत्ता को सुदृढ़ करने वाला माना जाता है। 4 नोज, आइए देखते हैं क्या है। विवाह नहीं, संतान उत्पत्ति नहीं, डेटिंग नहीं और यौन संबंध नहीं। ठीक है, विवाह नहीं, इसको विहोम कहते हैं वे लोग। संतान उत्पत्ति नहीं, इसे बिचुल सान कहा जाता है। डेटिंग नहीं, इसे बीए ओ नाई कहते हैं और यौन संबंध इसे बिसेक्सु कहते हैं। आइए समझते हैं। विवाह को एक ऐसी संस्था के रूप में अस्वीकार करना जो प्रायः अवैतनिक देखभाल कार्य और असमान शक्ति संबंधों को संस्थागत करती है। संतान उत्पत्ति नहीं, सामाजिक दबावों के बीच मातृत्व से इनकार जो
महिलाओं को केवल प्रजनन भूमिकाओं तक सीमित कर देता है, डेटिंग नहीं। उन डेटिंग संस्कृतियों से दूरी जो भावनात्मक श्रम और लैंगिक अपेक्षाओं को सामान्य बनाती है। दबाव और अधिकार बोध के विरुद्ध प्रतिरोध के रूप में यौन संबंधों को अस्वीकार करना। मूवमेंट के पीछे का तर्क क्या है, उसको समझते हैं। मूवमेंट के पीछे का तर्क है संरचनात्मक पितृसत्ता, विवाह, परिवार, डेटिंग को अवैतनिक श्रम, घटती स्वायत्तता और प्रणालीगत लैंगिक असमानता की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं के रूप में देखा जाता है। लैंगिक हिंसा और स्त्री द्वेष के प्रति प्रतिक्रिया। यह मूवमेंट बढ़ते स्त्री द्वेष, ऑनलाइन उत्पीड़न, महिला हत्या और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संस्थागत उदासीनता की पृष्ठभूमि में उभार। राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं, प्रतिरोध। 4B एक सामूहिक रूप से अस्वीकार संबंधी मूवमेंट है जिसका उद्देश्य उन प्रणालियों से सहभागिता वापस लेना है जिन्हें मूलतः शोषणकारी माना जाता है, न कि इसे जीवन शैली विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना है। संक्षिप्त समाचार छोटे से हैं, आइए इनको देखते हैं और समझते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने एनवीडिया के संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग को 2026 का IEEE मेडल ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है। इस पुरस्कार के साथ उन्हें लगभग $2 मिलियन की पुरस्कार राशि दी जाएगी। एलन मस्क की कंपनी XAI का अमेरिका के मिसिसिपी राज्य में 20 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर स्थापित करने हेतु एक डेटा सेंटर का निर्माण कर रही है। यह परियोजना मिसिसिपी के इतिहास का सबसे बड़ा निजी निवेश है, जिसकी पुष्टि XAI के CFO एंथनी आर्मस्ट्रॉन्ग ने की है। गिनी के सैन्य शासन जनरल ममादी डुम्बिवा ने भारी बहुमत से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्हें 88.7% मत प्राप्त हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में औषधि सतर्कता, फार्माकोविजिलेंस में भारत का योगदान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में इंडियन फार्माकोपिया 2026 के 10वें संस्करण का विमोचन करते हुए घोषणा की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की औषधि सतर्कता में भारत वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर पहुंच गया है, जो एक दशक पहले 123वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार है। नए संस्करण में 121 नए मोनोग्राफ जोड़े गए हैं, जिससे कुल संख्या 3340 हो गई है और पहली बार इसमें 20 रक्त घटक मोनोग्राफ शामिल किए गए हैं ताकि रक्त आधान, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एनीमिया के क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार का समर्थन मिल सके। भारत रक्त घटकों के ऐसे मानक शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। इस प्रकार हम आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को ख़त्म कर दिए। ठीक है, जनवरी माह के जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में अपडेटेड थे उनको मैंने इस वीडियो में लाया है और इसको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अगले वीडियो जो हम बनाएंगे वो आपका इकोनॉमी का रहेगा। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल्स पर बने रहिए और इसको अपना प्यार दीजिए और अपने जूनियर्स और सीनियर्स में इसको शेयर ज़रूर कीजिए और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है उसको लाइक ज़रूर कर लें, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।